हेलो एवरीवन। सो अब तक की स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की जर्नी में हम बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, एरर्स एटसेट्रा। बट ये सारे डिस्कशंस हमने रिस्ट्रिक्ट करे हैं सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हमने उनको अप्लाई करा है सिंगल मीन, सिंगल प्रोपोर्शन, सिंगल वेरिएंस के ऊपर। अब अगले कुछ वीडियोस में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं that is going to be about two distributions. So basically यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास दो डिफरेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो हम इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, लेट्स इमेजिन दैट देयर आर टू कम्युनिटीज, कम्युनिटी C1, कम्युनिटी C2, और इन दोनों कम्युनिटीज में we want to understand the health status of the people in the communities. Now these are two different population distributions जिसका हम health status compare करना चाहते हैं। Let's say जो variable हम use कर रहे हैं health status compare करने के लिए, that is mortality rate. तो हमने यहाँ से C1 community से इनका एवरेज मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट करा एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू U1. सिमिलरली C2 कम्युनिटी से एवरेज मोर्टालिटी रेट निकाला एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू U2. नाउ वी वांट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन U1 एंड U2, whether U1 is equal to U2, whether U1 is greater than U2 or it is less than U2. And this will help us understand a lot about what has happened with community 1 or what has happened with community 2. Suppose the result comes out that community 1 ka health status is better than community 2, then it would be important to understand that how is community 1 different from community 2 such that unka health status community 2 se better hai. By identifying these differences, one can improve the health status of the second community also. So for situations like these, when we want to compare two different population distributions, हम किस तरीके से statistical inference methods को use करते हैं, that is basically the core of our discussion. So we know कि obviously जब हम statistical inference करते हैं तो हम population distribution की unavailability के कारण C1 और C2 जैसी population distributions में से दो sample निकालते हैं और based on these two samples हम अपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स डिराइव कर पाते हैं. दैट इज बेसिकली व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस सम टाइम नाउ. सो ओके, लेट्स फर्स्ट इन दिस वीडियो restrict ourselves to comparison of two distributions based on population mean. Let's say that x1, x2 till xm is a random sample from population 1. So this is our sample 1 from population 1. Let's say इस population distribution का mean है mu1 और variance है sigma 1 square. And we have another sample y1, y2 till yn which has come from the second population और इसका mean है, इस population distribution का mean है mu2 and sigma 2 whole square. And the third thing that हम यहाँ पर जो अज्यूम करके चल रहे हैं वो ये कि x सैंपल और y सैंपल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. मतलब जिस तरीके से x का सैंपल बनाया गया है उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि हमने y सैंपल में कौन से एलिमेंट्स चूज करे हैं. सो दीज टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. नाउ क्योंकि हम mu1 और mu2 के रिलेशनशिप को समझना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमें एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी. हम नल हाइपोथेसिस में अज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉपुलेशन 1 का जो मीन है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मीन ऑफ पॉपुलेशन 2. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर टेस्टिंग टू टेल टेस्ट और अ वन टेल टेस्ट विल बी, अगर हम एक टू टेल टेस्ट की बात करें तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2, और अगर हम वन टेल की बात करें तो mu1 इज ग्रेटर देन mu2 और mu1 इज लेस देन mu2. तो ये हमारी हाइपोथेसिस बनेगी. नाउ टू स्टार्ट विद द इजीएस्ट केस, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस नॉर्मल हैं
और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर नोन है। तो हम जैसे हमने सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यही वाले केस से स्टार्ट करा था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस आर नोन, सो हम वही सेम अजम्पशन यहाँ पर भी बिल्ड कर रहे हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें दोनों सैंपल्स की मालूम है और हमें दोनों सैंपल्स की पॉपुलेशन पता है कि नॉर्मल है और उन दोनों का वेरिएंस भी हमको मालूम है। तो यहाँ पर जो हमारा z स्टेटिस्टिक बनेगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली z स्टेटिस्टिक बनेगा। हमें पता है कि हमारा स्टेटिस्टिक सिंगल वेरिएबल के लिए होता है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ये होता है सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जब हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो यहाँ पर सिर्फ x बार नहीं आएगा, यहाँ पर x बार माइनस y बार आएगा एंड सिमिलरली म्यू की जगह पर म्यू1 माइनस म्यू2 आएगा। सो म्यू1 माइनस म्यू2 बेसिकली हमें बताता है दोनों पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस, और इसका नेचुरल एस्टिमेटर होगा x बार माइनस y बार। फ्रॉम द सैंपल हम म्यू1 माइनस म्यू2 को एस्टिमेट कर सकते हैं फ्रॉम x बार माइनस y बार। और जिस तरीके से डिनोमिनेटर में हम सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते थे, सिमिलरली अब हमें इस सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली वी वांट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार माइनस y बार। यहाँ पर हम अपने रेगुलर वेरिएंस के रूल्स लगा सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इट विल बी वेरिएंस ऑफ x बार प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y बार। ये हमारा रूल होता है वेरिएंस का। यहाँ पे क्योंकि x बार का कोफिशिएंट 1 है तो इट विल बी 1 होल स्क्वायर, सो इट विल बी वेरिएंस x बार प्लस वेरिएंस y बार एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 होल स्क्वायर बाय m, because that is the sample size for the first sample, and sigma 2 whole square by n. This will be the variance of x bar minus y bar, and क्योंकि variance ये है, यहाँ से हम standard deviation निकाल सकते हैं. It will be just the square of these two. So sigma 1 whole square by m plus sigma 2 whole square by n. This will be the standard deviation of x bar minus y bar, and अगर हम x bar minus y bar की expected value लेते हैं, again क्योंकि ये एक linear combination है, it will be expected value of x bar minus expected value of y bar. Expected value of x bar will be u1, mu1, and y bar की expected value होगी mu2. Now from all of these results हम अपना z statistic यहाँ पे बना सकते हैं, and z statistic will be equal to x bar minus y bar minus mu1 minus mu2 divided by the standard deviation, which is sigma 1 whole square by m plus sigma 2 whole square by n. यहाँ पर mu1 minus mu2 हमारा पैरामीटर है जिसको हम जनरलाइज करते थे थीटा से, और x bar minus y bar हमारा एस्टिमेटर है फ्रॉम द सैंपल जिसको हम जनरलाइज करते थे थीटा हैट से, और ये डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ थीटा हैट है. सो दिस विल बी आवर z स्टैटिस्टिक जिसको हम यूज करेंगे अपने दो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. सो सिंस वी आर टेकिंग अ केस जहां पर हमको सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर नोन है और हमें पता है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, विल कंटिन्यू with the usual process that we used to follow for single distribution case. So let's understand how we are going to do this through an example. Right. So यहाँ पर हमें example given है which states analysis of a random sample consisting of m is equal to 20 specimens of cold rolled steel to determine yield strengths result in an average strength of x bar is equal to 29.8. So हमारा first sample है m is equal to 20 जिसका सैंपल मीन हमें गिवन है 29.8. दूसरा सैंपल है n is equal to 25, gave a sample average strength y bar is equal to 34.7. Assuming that the two yield strength distributions are normal, normal distribution है दोनों का, और इनके सिग्मा वैल्यूज भी हमको गिवन है. सिग्मा 1 is 4, सिग्मा 2 is 5. We have to answer this question which states, does the data indicate
that the corresponding true average yield strengths are different, let's carry out a test at significance level 1%. So our null hypothesis is कि दोनों averages are equal to each other. From the sample, we are basically saying that the population averages are equal to each other, and alternate will be a two-tailed test where we are saying that the two averages are not equal. Now here basically हमने क्योंकि z statistic में लिखा है mu1 minus mu2, since we are assuming that mu1 is equal to mu2, mu1 minus mu2 will become equal to 0. क्योंकि इस केस में हम mu1 is equal to mu2 ले रहे हैं तो हम mu1 minus mu2 की वैल्यू 0 लेंगे. लेकिन सपोज हमको कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बोला जाए कि mu1 is mu2 plus 5. In that case, mu1 minus mu2 value will become equal to 5. So accordingly, our mu1 minus mu2 value will change. But अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हम mu1 exactly equal to mu2 टेस्ट कर रहे हैं, तो ये value will become equal to 0. And alternate hypothesis will be that mu1 minus mu2 is not equal to 0. तो यहाँ पर सिग्मा वैल्यू हमें given है, it is 0.01. क्योंकि ये टू टेल टेस्ट होने वाला है तो हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसमें दोनों साइड पे हम 0 minus 0.1 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो ईच साइड द एरिया विल बी 0.005 एंड दीज टू एरियाज विल बी द रिजेक्शन रीजन. ये क्यों होंगे, क्या होगा, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में जब हम सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन का केस कर रहे थे तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. नाउ वी नो दैट करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे z वैल्यूज, यहाँ पे हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल हम इस एरिया के करस्पॉन्डिंग z वैल्यूज निकालेंगे. वी विल सी दैट z alpha by 2 here will be 2.58 and z minus alpha by 2 will be minus 2.58. तो अब जब हम अपना सैंपल से z वैल्यू निकालेंगे, इफ दैट वैल्यू लाइज बिटवीन दिस रेंज, मतलब अगर हमारा z वैल्यू फ्रॉम द सैंपल लाइज बिटवीन z alpha by 2 and minus z alpha by 2, sorry, here it will be minus z alpha rather than z minus alpha. Yeah. So if the z value from the sample is between these two values, in our case minus 2.58 and 2.58, then we will not reject the null hypothesis and we can conclude that the population averages will be equal to each other. लेकिन अगर हमारा z value in critical area में lie करेगा, then we will reject the null hypothesis और हम बोलेंगे कि mu1 और mu2 equal नहीं है. So let's go and check the z value from the sample. Z value from the sample we'll take the same formula जो हमने यहाँ पे लिखा था. So x bar minus y bar 29.8 minus 34.7 minus mu1 minus mu2 in the formula and mu1 minus mu2 is equal to 0. तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. Divided by the standard deviation. यहाँ पे हमको population standard deviation मालूम है. So it will be 4 square by the sample size 20 plus 5 square by the sample size 25. इसको हम calculate करेंगे. We will get our value as minus 3.66. Now, this value minus 3.66 will lie in this critical area because it is less than minus 2.58. क्योंकि ये critical area में lie करेगी, तो हम null hypothesis को, in this case we will reject the null hypothesis at 1% level of significance. So we will conclude that the data from the sample does not suggest that u1 will be equal to u2. So this is as simple as the test you had conducted for a single distribution case. हम exactly same procedure follow कर रहे हैं, बस we are only changing the z statistic by bringing in the sample means, the population mean and the standard deviation of two distributions. Otherwise, we are following the same logic, the same formula. Now, since in this case हमने दो बहुत ही strong assumptions लेके ये process continue करा था,
one, that the population distribution is normal, and two, that the population standard deviations are known. We will now relax these two assumptions and we will move to the second category of tests, which are called as large sample tests. So now we are saying that we do not know that the population distribution is normal. So we are saying that population distribution now is non-normal. It can be anything but not normal. And also we are saying that we do not know the values of the population standard deviation. But despite these two assumptions breaking down, हम यहाँ पर ये assume करके चल रहे हैं that the sample is a large sample, and by large sample we mean that the values of m and n has to be greater than 40. If we have large samples from both the distributions, please note that from both the distributions you need to have large sample. ऐसा नहीं कि एक distribution से large है एक से नहीं है. So दोनों से you are taking a large sample. चाहे उनकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना भी हो, तब भी आप यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की मदद से बोल सकते हो कि क्योंकि ये एक लार्ज सैंपल है, हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो एस्टिमेटर हम बना रहे हैं, विच इज x बार माइनस y बार, विल अप्रोक्सीमेटली हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज दिस इज अ लार्ज सैंपल. और क्योंकि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह पे S1 स्क्वायर यानी कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशंस और S2 स्क्वायर को यूज कर सकते हैं. सो इन दिस केस आर Z स्टैटिस्टिक विल बी x बार माइनस y बार माइनस mu1 minus mu2, same as before. The denominator will change. So instead of sigma 1 square, sigma 2 square, I will now have S1 square by m divided by S2 square by n. And we will follow exactly the same process as before. Only the Z statistic value is changing. So again, हम based on the problem, हम अपना significance level set करेंगे. Significance level के corresponding we will calculate the critical values depending on whether we are talking about a two-tailed test. If we are calculating one-tailed test, then we will only calculate the critical value on the either side of the distribution. और अगर two-tailed है तो दोनों side से critical value निकलेगी. So two-tailed का example तो हमने अभी देखा था. हम one-tailed एक बारी दोबारा revise कर लेते हैं कि one-tailed के case में अगर हम suppose null hypothesis तो same रहेगी mu1 minus mu2 is equal to 0 or is equal to some value. लेकिन अगर suppose करो alternate hypothesis हो जाती है कि mu1 minus mu2 is greater than 0, मतलब mu1 is greater than mu2. तो इस केस में हमारा जो critical region बनेगा that will lie to the right side of the distribution. And we have to note कि अगर हम यहाँ पे significance level ले रहे हैं 1%, तो this entire area will be 1%. ये होगा Z alpha critical value. और accordingly, depending on the Z statistic from the sample, we will either reject the null hypothesis or do not reject the null hypothesis based on the Z value that we get from our sample. If the Z value is here, anywhere here, it's less than Z alpha, then we do not reject the null hypothesis. If it is greater than Z alpha, then we reject the null hypothesis. If it is a left-tailed test, in which case mu1 minus mu2 will be less than 0 and mu1 will be less than mu2. In that case, the opposite will happen. Rather than having the entire area on the right side, we will now have the area on the left side. So we'll have the critical area here minus Z alpha. So this is how we can use this test even in the case when we do not know the population distribution and the population standard deviations. Now last is to understand how do we build the confidence intervals for mu1 minus mu2. Again, it's not difficult, it is following the same logic as a single distribution case, सिर्फ हमारा Z statistic change होगा. तो हम बोल रहे हैं कि probability that हमारा Z statistic which is x bar minus y bar minus mu1 minus mu2 divided by
sigma 1 square by m plus sigma 2 square by n will lie between minus z alpha by 2 and z alpha by 2. इस बात की probability है 1 minus alpha, जो भी हमारा significance level है. So basically in a two-tailed case हम ये बोलते हैं कि this will be alpha by 2, this will also be alpha by 2. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो it will be alpha, और ये बाकी का जो एरिया है that is 1 minus alpha. तो हम बोल रहे हैं कि probability that our z statistic will lie between this and this value is 1 minus alpha. इसी बात से हम अपना confidence interval निकाल सकते हैं. So we will just solve this a little bit and we'll say that this will be minus z alpha by 2 into sigma 1 square by m plus sigma 2 square by n. हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा है दोनों साइड, एंड फर्दर हम x बार माइनस y बार को भी लेफ्ट और राइट साइड पे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं. सो वी विल देन हैव प्रोबेबिलिटी x बार माइनस y बार minus z alpha by 2 into the standard deviation mu 1 minus mu 2. Then here you will have x bar minus y bar plus z alpha by 2 into the standard deviation is equal to 1 minus alpha. So we can say that the confidence interval for the parameter mu 1 minus mu 2 at confidence level 100 into 1 minus alpha percentage, अगर alpha है suppose 0.01, then we will say that confidence level is 99%. If alpha is say 0.05, then it will be a 95% confidence level. So confidence interval will be x bar minus y bar plus minus z alpha by 2 into the standard deviation of the two samples. So these values will, the plus value will give the upper limit and the minus value will give the lower limit of the confidence interval. ये confidence interval निकलेगा when we are talking about a two-tailed test, और जब हम बोल रहे हैं कि population distributions के वेरिएंस हमें मालूम है. अगर हमें वेरिएंस नहीं मालूम है और हम एक लार्ज सैंपल में हैं तो हम सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह पे s1 s2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. और दूसरा केस हो सकता है कि हमारा टेल एक तरफ है, हमारा टेस्ट या तो लेफ्ट टेल्ड है या राइट टेल्ड है. उस केस में हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा दैट विल टेक इंस्टेड ऑफ z alpha by 2 इट विल बी z alpha, और प्लस होगा अगर हम राइट टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, माइनस होगा अगर हम लेफ्ट टेल्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं, एंड द रेस्ट विल बी द सेम. सो दीज विल बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर दिस पैरामीटर. नाउ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन फ्रॉम टू पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस के कंपैरिजन को, और लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ z डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करा है, और z डिस्ट्रीब्यूशन हम दो केसेस में यूज कर सकते हैं. पहला केस है कि हमको मालूम है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है. दूसरा केस है कि हमें मालूम नहीं है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, लेकिन हमें ये मालूम है कि सैंपल लार्ज है. इन दोनों केसेस में हम z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं. एक तीसरा केस होता है जिसमें हमें नहीं मालूम कि हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और साथ ही साथ हम स्मॉल सैंपल में है, मतलब n जो है या m जो है वो दोनों ही लेस देन 40 है. इन दैट केस वी कंडक्ट अनदर टेस्ट, जो टेस्ट हमने सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी पढ़ा था, विच इज द टी टेस्ट. बस अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टी टेस्ट टू टू सैंपल cases. So we will discuss this two sample t-test and how to build confidence interval in such cases in the next video. I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.